जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन। और पिछले क्लास में हम लोगों ने पीएन जंक्शन पढ़ा था। पिछला जो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ा था। और आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम लोग उसी पीएन जंक्शन का यूटिलाइजेशन के ऊपर जो है बात करेंगे कि पीएन जंक्शन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। और पीएन जंक्शन के जो प्रयोग होते हैं उसके जो मूल टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में दे रखा है हम उन्हीं को पढ़ेंगे। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप हर जगह पे पीएन जंक्शन का ही प्रयोग करते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि वो टोटल चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है नहीं। लेकिन जो सिलेबस में जिन जिन टॉपिकों को दे रखा है उन टॉपिकों पर हम लोग निश्चित रूप से बात करेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसको तैयार भी रखेंगे, क्योंकि वहां से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा भी जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पीएन जंक्शन का प्रयोग उपयोग। ठीक है, कि हम पीएन जंक्शन का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो बना रखे हैं इसमें पीएन जंक्शन का प्रयोग जो है आप रेक्टिफायर के रूप में करेंगे। रेक्टिफायर का मतलब होता है एक ऐसा यंत्र जो आपका जो एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट, उसको ये डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। इसलिए हिंदी में इसको बोलते हैं दिष्टकारी, यानी कि दिष्ट धारा में जो कन्वर्ट करे। ठीक है, तो बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में जो डिवाइस कन्वर्ट करता है उस डिवाइस का नाम होता है रेक्टिफायर। लेकिन ये रेक्टिफायर भी दो तरह का होता है, क्योंकि आपका जो करंट जो चलता है उसका फुल वेव होता है ना। तो एक आधा वेव को अगर रेक्टिफाई करते हो आप, यानी कि आधा अल्टरनेटिंग करंट को आप डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हो, तो उसका नाम होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। माने आधा तरंग जो आएगा करंट का, आधा तरंग केवल उसी का दृष्टिकरण होगा, बाकी वैसे ही निकल जाएगा जैसे था। या ये कह दीजिए बाकी का जो है कुछ नहीं होगा, वो माने खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जब हम लोग पीएन जंक्शन का प्रयोग करते हैं तो उसमें शुरुआती दौर में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं रेक्टिफायर के रूप में। और रेक्टिफायर दो तरह का, एक आधा माने पूरा जो करंट होता है उसका एक चक्कर, आप लोग अगर देखे होंगे तो करंट ऐसे वेव के रूप में चलता है, इसको बोलते हैं एक चक्कर। तो आधा का अगर केवल रेक्टिफिकेशन ऊपर वाला या नीचे वाला कहो तो इसको बोलते हैं हम लोग हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो अगर आधा का करे तो उसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलेंगे, और पूरा का रेक्टिफिकेशन करेगा तो उसको फुल वेव रेक्टिफायर बोलेंगे। तो सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं। उसका जो डिजाइन है कुछ इस प्रकार से हम बना रखे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। एक ट्रांसफार्मर जोड़ा गया है, ट्रांसफार्मर में एक साइड से हम इनपुट देते हैं, दूसरा साइड से हम आउटपुट निकालते हैं। लेकिन इसमें हम लोग केवल और केवल एक डायोड लगाते हैं। जब एक पीएन जंक्शन डायोड लगाते हैं तो एक पीएन जंक्शन डायोड जो होता है ना, इससे अगर आप करंट निकालोगे तो आधा आधा ही देखो। सबसे पहली बात क्या होता है ना कि हम लोग जब करंट को भेजते हैं, करंट को जब यहाँ से भेजते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए, ये जो करंट है ऊपर में पॉजिटिव है, नीचे निगेटिव है। और जो आपका ये जो डायोड होता था, डायोड का सिंबल, उस डायोड के सिंबल से अगर आपको याद हो तो इधर पॉजिटिव था, इधर निगेटिव था। तो जब आप इसको इधर से निकालोगे तो ये आपका जो है ना इसके साथ फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, ये इसके साथ फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा। और केवल उसी करंट को ये जाने देगा। रिवर्स वाला करंट तो जीरो हो जाता है। तो नीचे से जैसे देखिए माइनस अगर प्लस के साथ जाएगा तो वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में इसमें करंट जाएगा ही नहीं। तो फॉरवर्ड बाइसिंग वाला इसमें से निकलेगा, और जो फॉरवर्ड बाइसिंग वाला करंट निकलेगा उस करंट को ये डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारा जो वेव चलता है, अल्टरनेटिंग करंट का जो वेव चलता है, ये तो पूरा चलेगा, फुल चलेगा, लेकिन केवल आधा का ही रेक्टिफिकेशन हो पाता है इस तरह के डिवाइस में, क्योंकि इसमें हम लोग एक ही डायोड लगा रखे हैं। वही दो डायोड लगा देंगे तो पूरा रेक्टिफिकेशन हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। एगो जो होगा इधर से प्लस को करेगा तो दूसरा माइनस को करेगा। तो वहां से जो आउटपुट निकालेंगे वो आउटपुट आपका क्या होगा, डायरेक्ट करंट वाला आउटपुट होगा। दे रहे हैं इनपुट क्या चीज, एसी, लेकिन आ क्या रहा है, आउटपुट जो आ रहा है वो डीसी आ रहा है। तो याद रखिएगा इसका जो कंस्ट्रक्शन है कुछ इस प्रकार से होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है ना कि वही बात हमने लिख रखा है कि प्रथम अर्ध चक्र में, प्रथम जो अर्ध चक्र है ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है, इसीलिए ये अंदर से जब गुजरेगा तो उसका रेक्टिफिकेशन होगा। लेकिन जो सेकंड होगा वो रिवर्स बाइसिंग में होगा, जिसकी वजह से उसका रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि वो करंट देगा ही नहीं, वो करंट ब्लॉक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये है, जो आपका ये डायग्राम भी और साथ में ये बात जो हम बताए हैं इसको भी आपको ध्यान में रखना है, वही लिखा हुआ भी है, दूसरा चीज लिखा हुआ नहीं है, वही बात लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कि इसमें करंट वगैरह का क्या माजरा है। देखो
अर्ध, देखो पहली बात तो आप जो करंट दे रहे हैं वो आरएमएस करंट है, और चूंकि आधा वेव का ही ये रेक्टिफिकेशन कर रहा है, तो आधा वेव का अगर आरएमएस वैल्यू निकालिएगा, तो आधा वेव का जो आरएमएस वैल्यू आता है वो ये आता है I0/2। ठीक है, फुल वेव का जो आया था I0/√2, वो कैलकुलेशन जो है इंटीग्रेशन करने की वजह से ऐसा आता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आधा वेव का जो आएगा आपका ये आएगा। अल्टरनेटिंग करंट में हम लोगों ने आरएमएस करंट निकाला था, लेकिन जो निकाला था वो फुल वेव के लिए था, और ये जो है हाफ वेव के लिए है। ठीक है, तो इसमें जो आपका आरएमएस करंट होता है ये इनपुट होता है, आउटपुट में जो निकलेगा वो एवरेज करंट निकलेगा, और एवरेज करंट आधा चक्र के लिए जो निकलेगा वो आपका जो निकलेगा I0/पाई आएगा आधा चक्र के लिए। लेकिन ये डीसी करंट है, याद रखिएगा इस बात को, ये एसी करंट नहीं है, ये डीसी करंट है। तो इसका जो वैल्यू आता है वो I0/पाई आता है। और आप गौर कीजिएगा, इनपुट में आप ये देते हैं और आउटपुट में आपका नीचे वाला गायब हो जाएगा, केवल ऊपर वाला बचेगा, केवल ऊपर वाला बचेगा। नीचे वाला का तो करंट बाहर होगा ही नहीं, वो तो खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए केवल और केवल ऊपर वाला बचेगा। अच्छा, अब आपसे पूछेगा कि इसका फ्रीक्वेंसी कितना, तो जो आउटपुट का फ्रीक्वेंसी आएगा वो इनपुट के बराबर ही आएगा, क्योंकि आपने एक चक्कर पूरा किया तो एक फ्रीक्वेंसी, दूसरा चक्कर पूरा किया 2 फ्रीक्वेंसी, और हर एक चक्कर में आपको एगो एगो मिलना है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी पहले जो था वही फ्रीक्वेंसी आपको अभी भी मिलेगा। तो आवृत्ति जो होता है ना आउटपुट का वो सेम रहता है, याद रखिएगा। अर्ध तरंग दिष्टकारी से निकलने वाला जो सिग्नल है उस सिग्नल का आवृत्ति इनपुट के आवृत्ति के बराबर होता है, हमेशा सेम रहता है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। अब दूसरा है कि इसका इफिशियंसी आपसे पूछेगा, इनपुट और आउटपुट का जो इफिशियंसी होगा, यानी कि उसका क्षमता, कार्य क्षमता कितना है, दक्षता कितना है। तो याद रखिएगा आउटपुट पावर बट्टा इनपुट पावर करके हम इफिशियंसी निकालते हैं, और ईटा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल है वो ईटा है। अगर आप ये दोनों वैल्यू को माने पावर के रूप में रख करके और अप्रोक्सीमेट करके, जैसे कि अगर पावर आप लिखोगे तो पावर बराबर क्या होता है I²R, और आपने जो भी रेजिस्टेंस जोड़ा वो रेजिस्टेंस दोनों के लिए होगा। तो आपका जब वो कैलकुलेशन में आएगा कटेगा तो करंट ही केवल इसको काटेगा, और करंट दोनों का जो है I²/R, आउटपुट के लिए इसका करंट रखोगे इसका रखोगे यहाँ पर, I² माने इसका स्क्वायर और IRMS का स्क्वायर, यानी इनपुट में इसका स्क्वायर करोगे और दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका जो परसेंटेज आएगा ये करीब करीब 40.6% के आसपास आता है। करीब करीब जो आपका ये जो परसेंटेज देता है ना, ये 40.6% के आसपास देता है, ये इसका परसेंटेज आएगा। आप डिवाइड करके इसको देख लेना, वही आएगा, खाली बस लास्ट में 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो अर्ध तरंग दिष्टकारी का दक्षता कितना हो गया 40.6%, इसी के आसपास इसका जो है वो वैल्यू आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसको हमने भी कैलकुलेट कर रखा है, तो ये वाला वैल्यू आप देख लो, और इसका जो है पहले आप नोट्स बनाओ, इसका भी आप नोट्स में शामिल कर लो। ये हाफ वेव रेक्टिफायर का कहानी है। सिमिलर तरीका से हम फुल वेव रेक्टिफायर को पढ़ेंगे, लेकिन उसका डाटा चेंज हो जाएगा। फुल वेव रेक्टिफायर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें फिर से आपको ट्रांसफार्मर लगाना है, आउटपुट तो इधर से दीजिएगा ही दीजिएगा, लेकिन इसमें 2 डायोड लगाना है, और इनपुट निकालने का जो पैटर्न है वो इस तरह से अरेंजमेंट जो होता है लिखने के दरमियान ऐसे किया जाता है। एक बात याद रखिएगा, इसमें 2 अगर डायोड लगाए हैं तो इसमें क्या होगा कि एक पॉजिटिव को अगर कन्वर्ट करेगा तो एक निगेटिव को करेगा, यानी कि आपका इसमें जो होता है ना बेसिकली फुल वेव जो आपका चल रहा था वो फुल का पूरा वेव जो होगा वो एक बार रिवर्स एक बार जो फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है, तो जिसके लिए फॉरवर्ड बाइसिंग था वो रिवर्स था दूसरा के लिए, दूसरा नीचे वाले पोर्शन के लिए, और अगला में जाइएगा तो नीचे वाला के लिए अगर फॉरवर्ड बाइसिंग है तो अगला के लिए रिवर्स होगा। यानी कि कुल मिलाकर के दोनों मिल करके वो पूरा का पूरा जो तरंग होता है उसको ये रेक्टिफाई कर देगा। तो इसको बोलते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी, यानी फुल वेव रेक्टिफायर इसको बोलते हैं, है ना। और इसमें वेव का जो रेक्टिफिकेशन होगा देख लो, जो नीचे वाला है ये भी ऊपर चला जाएगा, जो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये एक चक्कर है, अब तो यहीं से एक चक्कर हो गया, ये दूसरा चक्कर हो गया, ये तीसरा चक्कर हो गया, ये चौथा। तो अगर आप नीचे वाला सबको ऊपर कर दोगे तो आपका जो इसका फ्रीक्वेंसी होगा ना इसके फ्रीक्वेंसी का दुगुना हो जाएगा। इसमें देखो एक चक्कर इसको बोलते हैं, यहाँ पर यही 2 चक्कर बन गया, तो यहाँ पर एक था पूरा और यहाँ पर ये 2 बन गया। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में क्या होता है कि आपका जो करंट है उसका जो फ्रीक्वेंसी है पहले के तुलना में दुगुना हो जाएगा। पहले अगर 50 था तो अब 100 हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा।
तो यही बात हम यहाँ पर लिख भी दिए, लेकिन प्रावर्धन तो होता नहीं। प्रावर्धन माने एम्प्लीफिकेशन, बढ़ाते तो है नहीं। इसीलिए जो इनपुट का करंट का मात्रा होता है वही आपका आउटपुट आता है। करंट का मात्रा सेम रहता है, उसमें चेंजिंग नहीं होता है। प्रावर्धन का इस्तेमाल करिएगा तब ये वो आपका बढ़ घट सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता है, पूरा तरंग को ये कन्वर्ट कर देता है डायरेक्ट करंट में, पूरा तरंग को, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट इसी में उसी तरह से इसका भी जो है एवरेज करंट और आरएमएस करंट होगा। तो फुल वेव के लिए तो आपका जो आरएमएस करंट था वो ये था, और ये इनपुट था, याद रखिएगा। तो आउटपुट में जो आएगा पहले वाला का दुगुना आ जाएगा, I0/पाई पहले आया था आधा तरंग के लिए, तो फुल वेव के लिए इसका दुगुना कर दो, ये आ जाएगा। और इसका अगर दक्षता निकालिएगा तो स्वाभाविक बात है कि आप गौर कीजिएगा उसी के रेंज में आपका ये दिख रहा है। लेकिन जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका इसका जो वैल्यू आएगा करीब करीब 81.6% आ जाएगा। फिर से उसी तरीका से कैलकुलेट करके देख लेना। कैसे कैलकुलेट करना है, पावर बराबर क्या होता है, I² इंटू आर। तो आप वो फॉर्मूला रखिएगा, दोनों के लिए रेजिस्टेंस सेम लगभग मान के चलना आप लोग। तो ये दोनों वैल्यू को अगर रखोगे तो स्क्वायर करके डिवाइड करोगे तो आपका ये वैल्यू दे देगा, उसमें केवल 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा। तो फुल वेव रेक्टिफायर जो है इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो, ये जो पोर्शन है इसका भी स्क्रीनशॉट लो, और उसके बाद ये जो पोर्शन है इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग इसी पीएन जंक्शन डायोड का प्रयोग जो है ना वो जेनर डायोड के रूप में करते हैं। तो जेनर डायोड क्या होता है आप समझना थोड़ा सा। देखो, जेनर डायोड बेसिकली जो है ना, जेनर नाम के एक वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा बनाया गया ये स्पेशल टाइप का डायोड है। बेसिकली इस डायोड में क्या होता है कि अगर आप इस डायोड को बनाना चाहते हैं तो ये स्पेशल तरीका से बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, क्योंकि ये रिवर्स बाइसिंग पे काम करता है। ध्यान दीजिएगा, पीएन जंक्शन को अगर आप रिवर्स बाइसिंग पर काम करवाते हैं तो स्वाभाविक बात है कि हमने जो पीएन जंक्शन का जो ग्राफ बताया था, पीएन जंक्शन यानी फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग करके जो ग्राफ बताया था, तो रिवर्स बाइसिंग में क्या हुआ था, रिवर्स बाइसिंग में अगर आप वोल्टेज का मान बहुत ज्यादा देने लगते हो तो हीट के प्रोडक्शन की वजह से एक समय ऐसा आएगा कि उसका जो बॉन्ड होता है ना, इलेक्ट्रॉन का जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो टूट जाता है। टूटने की वजह से अचानक करंट जो है वो बढ़ जाएगा, हीट प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो आपका डायोडे बर्बाद हो जाएगा, डायोडे टूट जाएगा। लेकिन अगर हम लोग रिवर्स बाइसिंग में उसी डायोड को बिना टूटे यानी बर्बाद बिना हुए काम करवाना चाहते हैं तो उसको हैवली डोपेड करते हैं। हैवली डोपेड का मतलब उसमें अशुद्धियां बहुत ज्यादा मिलाते हैं ताकि वो टूटे ही ना। तो आप कह सकते हैं ये बहुत ही अधिक अपमिश्रित डायोड है जो कि पास से बायस यानी कि रिवर्स बाइसिंग पर ये काम करता है। ये हाईली डोपेड है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि रिवर्स में आप करंट दोगे तो ये बर्बाद नहीं होगा, पीएन जंक्शन अब जो है ना बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। कि इसको अगर आपने रिवर्स में करंट दिया है तो हीट प्रोडक्शन होगा, लेकिन हीट प्रोडक्शन को भी ये एब्जॉर्ब कर लेगा, खत्म कर देगा, ये जंक्शन बर्बाद नहीं होगा। तो इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल ये होता है। और आपको याद होगा इसका VI कैरेक्टरिस्टिक यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ तो ऐसा ही आया था, पिछला बार भी बताए थे। और ये जो वैल्यू होता था इसको बोले थे ब्रेक डाउन वोल्टेज, इसको आप VZ बोल सकते हो। तो ये जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है, इसी वोल्टेज के बाद आपका करंट मैक्सिमम होने लगता है। लेकिन आपका जेनर डायोड काम करेगा, बाकी नॉर्मल डायोड जो होगा वो टूट करके खत्म हो जाएगा, जेनर डायोड काम करेगा। इसको से बनाया ही गया है, ठीक है। इससे फायदा ये होता है ना कि आप वोल्टेज रेगुलेटर जो है इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, ये इसको बोलते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर। वहां पर आप जो है इसको इस्तेमाल करते हैं कि एक फिक्स वोल्टेज को जहां पर चाहते हो वहां पर फिक्स करके रख सकते हैं, फ्लक्चुएशन नहीं होने देगा, है ना। तो उसके रूप में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है कि नहीं। तो बेसिकली क्या करते हैं, जब आप रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद क्या होगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है इसमें बढ़ेगा, जबकि वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा लेकिन करंट बढ़ रहा है। तो बेसिकली इसीलिए इसका इस्तेमाल जो होता है वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किया जाता है ना। अब इसी का जो है हिंदी, जिसका आपको इधर नहीं दिख रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट लो, और इसका हिंदी जो है हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। इसका हिंदी हम लिख रखे हैं, ठीक है। जो हिंदी उधर नहीं था वो हिंदी इधर है, आप देख लो। जो नीचे वाला पोर्शन जो आप देख रहे थे यहाँ पर, ये पोर्शन वही बात जो हम समझा रहे थे वही लिखा हुआ है। ये वाला पोर्शन का हिंदी जो है आपका इधर है, आप इसका हिंदी यहां से नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब अगले प्रयोग पे जाते हैं। जेनर डायोड हो गया। अब फोटो डायोड की बात करते हैं। फोटो डायोड, ये फोटो डायोड क्या है? देखिए, फोटो डायोड भी एक ऐसा यंत्र है या यह एक ऐसा डिवाइस है जो प्रकाश को डिटेक्ट करता है। उसका जो है एक तरह से उसमें जब लाइट आया तो लाइट आया कि नहीं आया इस बात का सूचना देता है, डिटेक्शन करता है ये। और साथ में उसी लाइट के एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में। याद रखिएगा, इसको भी ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में ये कन्वर्ट कर देता है। और खास करके कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे उस पर भी हम बात करते हैं। देखो, आपका ये जो फोटो डायोड होता है, ये फोटो डायोड में क्या होगा, पहली बात तो ये लाइट को डिटेक्ट करता है, पता करता है कि लाइट आया है कि नहीं, और जो लाइट आया है उसको ये कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में किसी को सूचित करने के लिए। तो दरअसल ऐसा जो है प्रयोग आप देखिएगा, खास करके काउंटिंग मशीन जो होता है, माने पैसा वगैरह जो होता है ना, उसको काउंट करने के लिए जो मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, माने उसमें आप देखिएगा नोट जो उधर से एक एक करके जो निकलते रहता है तो उसमें लाइट पड़ता है। तो लाइट अगर उसके ऊपर पड़ेगा तो इसका मतलब वो लाइट को रोकेगा। अगर वो नीचे चला गया तो लाइट सीधा पड़ेगा दीवार पे, यानी कि उसका जो दूसरा साइड होगा उस पे पड़ेगा। तो वहां पर जो डिटेक्टर है वो लाइट को डिटेक्ट करेगा कि कितने बार लाइट जो है, या ये कह दीजिए कि लाइट जो गया लगातार जा रहा था तो कितने बार वो नोट जो है लाइट को रोका, इसका डिटेक्शन जो होगा उसको वो काउंट कर लेता है और उसी आधार पे बता देता है कि कितने नोट इसमें आए। तो वो जो सिग्नल मिला ना, उस सिग्नल को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया और वही सिग्नल को काउंट करके हमें बता देता है कि कितना नोट इसमें था, है ना। तो खास करके फोटो डायोड का प्रयोग जो है वहीं पर किया जाता है। और भी जगह पे है, हम उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक आगे विस्तार से समझने के लिए जो है ना एक उदाहरण आपको पहले दे दिए। अच्छा, अब क्या है कि ये भी काम करता है रिवर्स बाइसिंग में, यानी कि उल्टा जोड़ने पर ही काम करता है। लेकिन याद रखिएगा, इसको जब भी हम लोग रिवर्स बाइसिंग में काम करवाते हैं तो ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम ही वोल्टेज पर काम करवाते हैं। ब्रेक डाउन वोल्टेज पर डाल दोगे तो वो खराब हो जाता है, तो जेनर डायोड जैसा आ जाएगा। फिर यहां पर हम रिवर्स बाइसिंग में ही इसको काम करवाएंगे, लेकिन जो हमारा वोल्टेज जो होता है ब्रेक डाउन वोल्टेज, उससे कम वोल्टेज इसको देंगे। याद रखिएगा, ये सब चीज पूछता है कि आप रिवर्स वोल्टेज से कितना वोल्टेज, रिवर्स बाइसिंग में इसको कौन सा बाइसिंग में जोड़िएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में, रिवर्स बाइसिंग में। तो फोटो डायोड, जेनर डायोड, दोनों को कहाँ जोड़ते हैं? दोनों को जोड़ते हैं किस तरीका से? रिवर्स बाइसिंग में, यानी उल्टा जोड़ते हैं। और इसमें माने फर्क दोनों में यह है कि जेनर डायोड में आप ब्रेक डाउन वोल्टेज तक वोल्टेज सप्लाई करते हैं, वहां से वो टूट करके केवल करंट का मैक्सिमम वैल्यू बना देता है। लेकिन जब इसको हम लोग यहां पर बनाते हैं, ये वाला पोर्शन को, तो इसमें हम वोल्टेज जो सप्लाई करते हैं वो रिवर्स वोल्टेज से कम होता है। जो रिवर्स वोल्टेज होता है उससे कम वोल्टेज हम इसमें देते हैं, ठीक है। और इसका जो सिंबल है ना, वो सिंबल आप देख लो, ये सिंबल है फोटो डायोड का, ये सिंबल है। सिंबल आपको भूलना नहीं है। जिस प्रकार से हम यहाँ पर जो है जेनर डायोड का सिंबल इस्तेमाल कर रखे हैं, ये जेनर डायोड का सिंबल है, देख लो, ये भूलना मत। ये जेनर डायोड का सिंबल है। ये सिंबल भी आपसे पूछता है कि इसमें से बताइए जेनर डायोड का सिंबल कौन है, फोटो डायोड का कौन है। तो ये जेनर डायोड का सिंबल है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से ये फोटो डायोड का सिंबल है, ये सिंबल भी आपको ध्यान में रखना है। अब होता क्या है फोटो डायोड में, इसको एक पीएन जंक्शन बना करके हम समझते हैं कि आप क्या करते हैं कि एक इस तरह से जो है डायोड बनाएं, ये पीएन जंक्शन डायोड है। अब आप क्या करेंगे कि इसमें जो है ना यहाँ पर एक सरफेस बनाएंगे जो ट्रांसपेरेंट होगा, इस पर आप लाइट डालिएगा। जैसे इसके ऊपर में आप लाइट डालिएगा तो स्वाभाविक बात है कि इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन और होल होगा वो एक्साइटेड हो जाएगा, क्योंकि उसको एक एनर्जी मिल जाएगा। और वो जो एनर्जी मिलेगा उसी एनर्जी के दम पर जो है ये इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जो है वो मूवमेंट करना शुरू कर जाएगा, है ना। तो आपका यहाँ पर जो ये है, ये इसका कंस्ट्रक्शन है, माने फोटो डायोड का जो है ये कंस्ट्रक्शन है। अब वर्किंग में ये है कि जब आप व्हेन द फोटो डायोड इज इल्यूमिनेटेड विद द लाइट, जब आप इसको एनर्जी देते हैं तो आपको, जैसा कि हमने बताया कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जो है वो पहली बात तो जनरेट हो ही जाएगा, स्वाभाविक बात है अगर आपने दिया है तो। और इसकी वजह से ये क्या करेगा, चार्ज कैरियर ये रिवर्स डायरेक्शन में यानी रिवर्स करंट प्रोड्यूस करेगा, यानी मूवमेंट करना शुरू कर जाएगा। तो मूवमेंट करेगा तो स्वाभाविक बात है कि रिवर्स करंट चलेगा, ऐसे उल्टा रिवर्स करंट चलेगा। लेकिन ये करंट केवल इधर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। नीचे क्यों नहीं आएगा? याद कीजिए, अभी थोड़ा देर पहले आपको हमने बताया था, वैसे ग्राफ जो आता है उसमें इस तरह से और नीचे आ जाता था,
माने ऐसे चलता है और नीचे आ जाता है, लेकिन इसमें नीचे नहीं आएगा। नीचे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम लोगों ने जो वोल्टेज दिया है वो वोल्टेज ये ना ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता था उससे कम है। इसलिए आपका जो रिवर्स करंट है वो रिवर्स करंट तो चलेगा, लेकिन रिवर्स करंट में क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड नहीं आएगा। ठीक है। और जैसा कि आपको हमने बताया कि इसका जो प्रयोग है कहाँ कहाँ करते हैं। पहली बात फोटो डिटेक्शन में, यानी लाइट के डिटेक्शन में। उसके बाद ऑप्टिकल सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करने में, जो सिग्नल आता है उसको फिर वापस, जैसे कि मान लीजिए आप मैसेज भेजें, तो मैसेज जो होता है वो मैसेज के रूप में लिखाते हुए तो नहीं जाता है ना, वहां पर जाएगा तो वो किसी फॉर्म में जाएगा, और वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में जाता है। हालांकि यहाँ पर जो हम बात करें वो दूसरा केस है। ऑप्टिकल सिग्नल को वो फिर से क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, डीमॉड्यूलेट करेगा, माने उसमें से जो भी डाटा है, जो पढ़ने योग्य डाटा, उसको बाहर निकालेगा। उसके अलावा कम्युनिकेशन सिस्टम में इसका प्रयोग होता है, और काउंटिंग मशीन में, वो जो रुपया पैसा काउंट करते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो दरअसल ये फोटो डायोड है, और फोटो डायोड का जो है आपको इस फोटो डायोड का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये जो फोटो डायोड है इसका आप स्क्रीनशॉट लो। फिर उसके बाद इसका जो हिंदी वर्जन है इसका आप स्क्रीनशॉट लो। फिर आपका इसका जो वर्किंग है, ये वर्किंग वाला पोर्शन जो है इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो, और इसका भी हिंदी वर्जन आपको यहाँ पर है। ठीक है, ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट, ये तो है फोटो डायोड का कहानी। ठीक है, अब एक जो पोर्शन है ये है लाइट इमिटिंग डायोड। इसको बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। प्रकाश उत्सर्जक डायोड का मतलब होता है कि एक ऐसा डायोड जो लाइट को उत्पन्न करेगा, जैसे एलईडी जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। तो एलईडी जो है, एलईडी बेसिकली क्या करता है, लाइट को इमिट करता है, लाइट को जो है वो बाहर निकालता है ना। तो इसी को पूरा अगर देखो तो इसी का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। शॉर्ट में इसको एलईडी बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम होता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड। और इस डायोड को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये भी एक प्रकार से जो है हाईली डोपेड होता है, लेकिन याद रखिएगा इसको जब भी हम लोग वर्क करवाते हैं ना, तो इसको वर्क करवाने का जो तरीका होता है वो होता है फॉरवर्ड बाइसिंग में। इसको जो है ना रिवर्स बाइसिंग में नहीं जोड़ते हैं। ये भी हैवली डोपेड है, ताकि क्या हो ना कि ज्यादा से ज्यादा उसमें से जो है वो लाइट को इमिट करे। हालांकि वो लाइट को भी कंट्रोल करने के लिए इसमें और भी चीजें हम लगाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये हैवली डोपेड है। और ये भी एक प्रकार का पीएन जंक्शन ही डायोड है, जो कि विद्युत ऊर्जा को, करंट एनर्जी को ये क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा में यानी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेगा, लाइट एनर्जी में इसको ये कन्वर्ट कर देगा। और इसका सिंबल ये है, देखो सिंबल में थोड़ा सा फर्क है, अगर आपको लग रहा हो सेम है तो एक बार मिला के देख लेना। इसमें लाइट जो है ना बाहर के डायरेक्शन में है, और फोटो डायोड में अगर आप गौर करोगे तो इसमें जो लाइट का जो डायरेक्शन था वो लाइट का डायरेक्शन अंदर के डायरेक्शन में था। तो ये डायोड का जो सिंबल है ना, ये निश्चित तौर पे ध्यान रखना, सिंबल में गड़बड़ नहीं करना। ठीक है, तो हमारा ये जो लाइट इमिटिंग डायोड है जिसको एलईडी हम बोल रखे हैं, तो लाइट इमिटिंग डायोड में अगर आप देखिएगा तो इसका जो सिंबल है वो बाहर की तरफ है, लाइट का डायरेक्शन बाहर की तरफ। वैसे फोटो डायोड जो है, फोटो डायोड जैसा ही सिंबल दिख रहा है, लेकिन डायरेक्शन जो है ये बाहर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका जो एक पीएन जंक्शन डायोड है, उस पीएन जंक्शन डायोड को आप क्या करते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जोड़ते हैं, इसके साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। मान लीजिए आर रेजिस्टेंस को जोड़ दिए। ये रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है इसलिए ताकि इसका जो ब्राइटनेस है उसको कंट्रोल कर सके, कितना लाइट ब्राइट होगा कितना कम होगा ये चीज कंट्रोल करने के लिए जोड़ते हैं। अब क्या है कि जैसे ही आप यहाँ पर इसको फॉरवर्ड बाइसिंग में जोड़िएगा तो यहाँ पर क्या होगा ना, इधर से धक्का मिलेगा उधर से भी धक्का मिलेगा। तो इस जंक्शन पर क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जो है ना रिकम्बाइन होगा, मिल जाएगा, और उसके मिलने की वजह से वहां से क्या होगा, लाइट डेवलप होगा। वो रिकम्बाइन होगा होल और इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से उसी जंक्शन से क्या होगा, लाइट बाहर निकलेगा। और वही लाइट को हम लोग बोलते हैं, हमारा जो लाइट है वो बेसिकली एलईडी लाइट से ही आता है। तो वही लाइट की हम बात कर रहे हैं कि आपका ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, लाइट एनर्जी में। और इसीलिए इसको शॉर्ट में इसका नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जन करने वाला डायोड, यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इसीलिए इसका नाम होता है ना। अब इसका जो है ना एक और प्रयोग हम लोगों को पढ़ना है, लास्ट प्रयोग है। और आज का जो सेशन होगा ये छोटा ही सेशन हम लोग रखेंगे,
ठीक ना। लेकिन एक और प्रयोग है जिसको हम लोग अच्छा से पहले जान लें, क्योंकि ये बहुत छोटा बात है, इसमें कोई भारी बात नहीं था। तो कुल मिलाकर के ये लाइट इमिटिंग डायोड का जो है पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, और वर्किंग जो हमने आपको बताया, जो वर्किंग हमने बताया वही वर्किंग जो है इधर हम लिख भी रखे हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन पहले समझ लो, वही चीज हमने बोला है कि जब पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग में जोड़ते हैं तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर दोनों जो है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल का पेयर जो होगा क्या होगा, कंबाइन होगा, और रिकम्बिनेशन की वजह से उसमें लाइट उत्सर्जित होगा। वो डिपेंड करेगा कि आप वोल्टेज कितना देते हैं, उसके आधार पर ये जो है ना ये लाइट को निकालेगा, और अलग अलग जगह पर आपको जो है ये अलग अलग कलर का जो है वो लाइट देगा। ठीक है, अलग अलग कलर का लाइट जो है वो अलग अलग करंट और वोल्टेज के ऊपर में ये जो है वो आपको देगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है मटेरियल पर भी, वो मटेरियल कैसे कंट्रोल किया जाता है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसका भी हिंदी वर्जन है, इसका भी हिंदी वर्जन जो है यहाँ पर है, इसका भी आप जो है यहाँ से नोट कर लो। तो ये कहानी है लाइट इमिटिंग डायोड का। एक सबसे आखिरी डायोड है जो बचा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग सोलर सेल, इसको सौर सेल बोलते हैं। सूर्य से जो निकलने वाला लाइट होता है, इस लाइट को ये कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में। दरअसल इसी को आप जो है वो माने सौर ऊर्जा जो बोलते हैं, है ना, सोलर प्लेट जो होता है उस प्लेट से जो एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, वो आपका वही यही टॉपिक है, यही चीज है। तो वहां भी आपका पीएन जंक्शन ही लगा रहता है, लेकिन उसका जो बनावट है कुछ ऐसा होता है, आप गौर करना। इस तरह से ऊपर में एन रीजन है, नीचे में पी रीजन है, और बीच में डिप्लेशन लेयर है, उसका बनावट कुछ ऐसा होता है। ये जो बीच में आप देख रहे हो ये गैप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिंगर, ये जो है ना ये फिंगर है। ठीक है, और इससे क्या होता है ना कि इस गैप के द्वारा जो है हम लाइट को अंदर भेजते हैं, और ये एन एन जो है ना एन एन को थोड़ा पतला बनाया जाता है, एन रीजन को पतला बनाया जाता है ताकि इसको माने चीरते हुए डिप्लेशन लेयर तक लाइट अंदर पहुंच जाए। पी जो रीजन होता है वो थोड़ा मोटा होता है, लेकिन एन रीजन जो होता है वो थोड़ा पतला होता है ना। अब होगा क्या कि आपका इसमें जब लाइट जाएगा तो डिप्लेशन लेयर पर फिर से इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर बनेगा, और जैसे ही डिप्लेशन लेयर पर इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बनेगा तो ये दोनों जो होगा ना अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। अपोजिट डायरेक्शन बोले तो जो माने इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पी टाइप की तरफ चलना शुरू कर देगा, और होल जो होगा वो एन टाइप की तरफ चलना शुरू कर जाएगा, उल्टा चलेगा। और उसी उल्टा चलने की वजह से इसमें करंट एस्टेब्लिश हो जाएगा, और उसी को हम लोग क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। वही जो एनर्जी आएगा उसी को हम स्टोर कर लेंगे। दरअसल वो जो एस्टेब्लिश हो जाएगा, उस एस्टेब्लिश की वजह से यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, डेवलप हो जाएगा, और वोल्टेज का मान बढ़ जाएगा। तो दरअसल आप क्या कर रहे थे कि इसमें लाइट दिए, इसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर पहले से था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो था वो आराम से बैठा हुआ था शांति से। जैसे ही लाइट पड़ा तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या हुआ, चलना शुरू कर दिया, और वो जो चलना शुरू किया वो अपोजिट डायरेक्शन में, माने जो आपका होल है वो निगेटिव के साथ यानी एन टाइप के साथ, और इलेक्ट्रॉन जो है वो पी टाइप के साथ। तो उल्टा जब ये चलेगा तो स्वाभाविक बात है करंट चलने के लिए दोनों को उल्टा चलना ही चाहिए, है ना। तो इससे क्या होता है ना कि इसके दोनों जंक्शन के बीच में जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं कि वोल्टेज बढ़ गया तो उसी को हम कहीं ना कहीं जाकर के स्टोर कर लेंगे। तो इसी का फायदा उठा करके बाद में हम लोग बल्ब जलाएंगे, बाकी चीजों का जितना भी इस्तेमाल है वो करेंगे। तो याद रखिएगा सौर सेल जो होता है ये भी एक स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन डायोड है, या एक डिवाइस है जो सौर ऊर्जा को यानी कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो सौर ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही इसका मेन काम है, ये कंस्ट्रक्शन है, और इसका आप स्क्रीनशॉट पहले लो, पहले जो है ना इस पोर्शन का आप जो है स्क्रीनशॉट लो, और यही बात आप देखिए हम इसका जो है पूरा व्याख्या कर रखे हैं, वही चीज यहाँ पर रख रखे हैं, खाली बस थोड़ा सा दो चार चीज मेंशन कर दिए हैं यहाँ पर, देख लेना, ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा। इट कंसिस्ट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन विच एन रीजन हैज ए स्मॉल थिकनेस, माने एन रीजन जो है उसका थिकनेस कम होता है, ये बात आपको हमने बताया, करीब करीब इतना होता है 0.3 माइक्रोमीटर। लेकिन पी रीजन जो होता है वो ज्यादा थिकनेस उसका होता है, मोटापा ज्यादा होता है, लगभग 300 माइक्रोमीटर होता है, माने उसके कंपैरिजन में देखो तो बहुत ज्यादा हो गया। और ऐसा करने का मेन रीजन ये है कि ताकि एन रीजन से लाइट को डाल दे फिंगर तक, मेटालिक फिंगर जो वो बनाए थे, ऐसा टाइप से जो मेटालिक फिंगर था वहां तक हम इस लाइट को पहुंचा सके। इसीलिए एन रीजन को हम क्या करते हैं, एन रीजन को हम पतला बनाते हैं, है ना। अब इसका काम करने का तरीका क्या है, वही तरीका जो अभी आपको हम बताए कि जब आप लाइट इस पर डालते हैं
तो स्वाभाविक बात है वो लाइट कहाँ जाएगा, डिप्लेशन लेयर पर, और डिप्लेशन लेयर पर जाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर को अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ाएगा, जिसकी वजह से जंक्शन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, और वही पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेंगे और स्टोर करके उसका इस्तेमाल करेंगे। तो एक पेज ये है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लो, इसका हिंदी वर्जन भी आपको हम यहां पर दे रहे हैं, ये रहा इसका हिंदी वर्जन एक का बनावट का। फिर आपका ये जो वर्किंग है उसका हिंदी वर्जन ये है ना। तो ये पीएन जंक्शन का उपयोग है, और ये छोटा सा बात था जो आपको बताना था, और हमारे ख्याल से इसको आप तैयार करके, और निश्चित रूप से चूंकि समझ गए हैं तो आप इसको निश्चित रूप से तैयार कर लेंगे। और याद रखिएगा, अब जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोगों को एक ऐसा टॉपिक पढ़ना है जहां से निश्चित रूप से आपको जो है बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलता है, यहां से भी देखने को मिलता है। आपको कोई भी जेना डायोड, फोटो डायोड या कुछ दे दे, एलईडी, कहेगा इस पर नोट्स लिखिए, तो जो बातें हैं उसका बनावट, उसका क्रिया प्रयोग, ये सब चीज आपको लिखना पड़ता है, माने उसके बारे में जो आप जानते हैं वो आप लिखिए, है ना। तो ये भी 2 नंबर के लिए जो है आपसे पूछा जाता है। तो ये पूरा जितना भी बताएंगे आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसको आप तैयार कर लीजिए। अब इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है, हम लोगों को मात्र 2 टॉपिक पढ़ना है, एक लॉजिक गेट पढ़ना है, और एक ये इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, एक लॉजिक गेट पढ़ना है हम लोगों को, और एक और टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है जिसको बोलते हैं बाइनरी नंबर। बस 2 टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स फिनिश हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, आपका पूरा का पूरा जो इधर का जो मॉडर्न फिजिक्स का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि फिर भी हम कम्युनिकेशन सिस्टम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगला जो इंपॉर्टेंट, और भी इंपॉर्टेंट, इससे भी इंपॉर्टेंट जो क्लास है उसको हम लोग अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तब तक इतना आप तैयार कीजिए, इसका नोट्स बनाइए और अच्छे से सब चीज तैयार रखिए।